नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथी के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस क्लास को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और अंत में ज़रूर बताइएगा इनमें से कितने ऐसे प्रश्न थे जो आपको पहले से आते थे। आते हैं बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है। आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है यूपी में होमगार्ड संगठन किस विभाग के अधीन आता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन कौन से विभाग के अधीन आता है, तो ये साथी गृह विभाग के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रखा है किसी आपदा के समय सबसे पहले राहत कार्य में कौन-सा बल शामिल किया जाता है जिसमें होमगार्ड भी होते हैं? आपको बताना है किसी आपदा के समय सबसे जो राहत कार्य होता है उसमें कौन-सा बल शामिल किया जाता है जिसमें होमगार्ड होता है। तो साथ ही बल एसडीआरएफ होता है। एसडीआरएफ आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है, कह रखा है होमगार्ड ड्यूटी के दौरान किस वर्दी का उपयोग किया जाता है। होमगार्ड ड्यूटी के दौरान साथी खाकी वर्दी का उपयोग किया जाता है। खाकी वर्दी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रखा है आप सभी से होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है। क्या होमगार्ड का मुख्य कार्य पढ़ाई करना होता है, या फिर कानून व्यवस्था में सहयोग करना होता है, या फिर चुनाव लड़ना होता है, या फिर अस्पताल चलाना होता है। आप सभी जानते होंगे होमगार्ड का जो मुख्य कार्य होता है वो कानून व्यवस्था में सहयोग करना होता है। ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कह रखा है होमगार्ड को किस प्रकार की फोर्स माना जाता है। जो साथी होमगार्ड होता है इसको किस प्रकार की फोर्स माना जाता है। क्या ये एक प्रकार का अस्थायी बल होता है, या फिर अर्धसैनिक बल होता है, या फिर स्वैच्छिक बल, या फिर निजी बल होता है। आप सभी साथी को पता होना चाहिए होमगार्ड एक प्रकार का स्वैच्छिक बल होता है। ऑप्शन नंबर सी में स्वैच्छिक बल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कह रखा है यूपी होमगार्ड की स्थापना कब की गई थी। अगर बात करें साथी यूपी होमगार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। 1963 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है होमगार्ड आपदा प्रबंधन में किस विभाग की सहायता करता है। आपदा प्रबंधन में साथी जो होमगार्ड है ये कौन से विभाग की सहायता करता है, तो ये साथी जिला प्रशासन की सहायता करता है। जिला प्रशासन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, कह रखे हैं होमगार्ड प्रशिक्षण में किस कौशल पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। जो होमगार्ड प्रशिक्षण होता है साथी उनमें कौन से कौशल पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। क्या संगीत में, या फिर खेल में, या फिर कला में, या फिर ड्रिल और अनुशासन में। तो आप सभी को पता होगा साथी होमगार्ड प्रशिक्षण में सबसे ज़्यादा जो जोर है वो ड्रिल और अनुशासन पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, कह रखे हैं होमगार्ड तैनाती का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। होमगार्ड तैनाती का आदेश क्या तहसीलदार द्वारा दिया जाता है, या फिर ग्राम प्रधान द्वारा, या फिर प्रधानाचार्य, या फिर जिला कमांडेंट द्वारा दिया जाता है। आप सभी जानते होंगे साथी जो होमगार्ड तैनाती का आदेश है ये जिला कमांडेंट पर निर्भर होता है, यानी इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखे हैं चुनाव के समय होमगार्ड को किस प्रकार की ड्यूटी दी जाती है। चुनाव के समय होमगार्ड को साथी कौन से प्रकार की ड्यूटी दी जाती है। तो कैसी ड्यूटी दी जाती है साथी, सुरक्षा करना और शांति व्यवस्था को बनाना। ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, कह रखे हैं होमगार्ड की ड्यूटी किस आधार पर लगाई जाती है। होमगार्ड की ड्यूटी क्या स्थायी आधार पर लगाई जाती है, या फिर अस्थायी ज़रूरत के अनुसार लगाई जाती है, या फिर चुनाव के आधार पर, या फिर विदेशी आधार पर लगाई जाती है। आप सभी जानते होंगे साथी जो होमगार्ड की ड्यूटी है यह अस्थायी और ज़रूरत के अनुसार लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है होमगार्ड किस विभाग की मदद में यातायात नियंत्रण में शामिल होता है। होमगार्ड कौन से विभाग की मदद से साथी यातायात नियंत्रण में शामिल होता है। क्या विद्युत विभाग, या फिर वन विभाग, या फिर पुलिस विभाग, या फिर बैंक विभाग।
तो आप सभी जानते होंगे साथी पुलिस विभाग की मदद से साथी ये यातायात नियंत्रण में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, कह रखे हैं होमगार्ड का स्लोगन किस विचार पर आधारित है। होमगार्ड का स्लोगन जो है साथी वो कौन से विचार पर आधारित है, तो ये साथी सेवा सुरक्षा और सहयोग के विचार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी में सेवा सुरक्षा सहयोग दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रखे हैं आप सभी से होमगार्ड किस प्रकार की फोर्स मानी जाती है। अगर बात करें साथी होमगार्ड की, एक प्रकार की रिजर्व फोर्स मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए में रिजर्व फोर्स दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी से, कह रखे हैं होमगार्ड किन परिस्थितियों में बुलाए जाते हैं। होमगार्ड क्या शादी में बुलाए जाते हैं, फिर त्यौहार में भीड़ को नियंत्रण करने, या फिर पिकनिक, या फिर स्कूल फंक्शन में ये बुलाए जाते हैं। आप सभी को पता होगा होमगार्ड त्योहारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बुलाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी से पूछ रखा है, भारत के संविधान में कुल मिलाकर कितने भाग हैं। वर्तमान में बात करें साथी भारत के संविधान में कुल मिलाकर 25 भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखे 1857 के विद्रोह की पहली चिंगारी कहाँ भड़की थी। अगर बात करें साथी 1857 का जो महाविद्रोह था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, या फिर इसकी जो पहली चिंगारी है कहाँ से भड़की थी, ये साथी बैरकपुर से भड़की थी। ऑप्शन नंबर ए में बैरकपुर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। आप सभी को बताना है साथी भारत ने ब्रिटिश शासन से कौन से वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो 1947 में की थी। आप सभी साथी को पता होगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखे नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को साथी कौन से विषय में मिला था, तो साहित्य विषय में मिला था। ऑप्शन नंबर ए में साहित्य दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछता है नोबेल पुरस्कार पहले किस भारतीय को मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। ध्यान रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कह रखे पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था। अगर बात करें पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन की, 1984 में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1984, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रहे हैं संत कबीर दास की समाधि कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें संत कबीर दास की समाधि की, तो इनकी समाधि मगहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में मगहर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, ये क्या मथुरा में स्थित है, या फिर बस्तर में, या फिर भोपाल में, या फिर ये इम्फाल में स्थित है। आप सभी जानते होंगे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है साथी ये भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप सभी से कह रखे है हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था। आप सभी बताएंगे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। अगर बात करें इस प्रश्न की, ये कह रखे हैं हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था, तो अनुवाद की बात करें साथ ही श्री अरविंदो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट में आप सभी जरूर बताएंगे हमारे राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखे है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुनिया का कौन सा देश है, तो रूस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रखे अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। जो साथी कालाहारी मरुस्थल है ये कौन से प्रकार का रेगिस्तान है। क्या ये साथी शीत शरद ऋतु का है, या फिर उपोष्णकटिबंध का है, या फिर उष्णकटिबंध का है, या फिर ये शीत तटवर्ती के प्रकार का है। तो आप सभी जानते होंगे ये जो अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है ये उपोष्णकटिबंधीय है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखे है वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है। अगर बात करें साथ ही वायुमंडल की, तो इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में नाइट्रोजन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रखे है निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है। दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा देश है जिसको झीलों का देश भी कहा जाता है। क्या वो देश न्यूजीलैंड है, या फिर इंग्लैंड है, या फिर स्कॉटलैंड है, या फिर ग्रीनलैंड है। आप सभी को पता होना चाहिए झीलों के देश के नाम से स्कॉटलैंड को जाना जाता है। स्कॉटलैंड आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से,
कह रखे हैं विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है। विश्व भर में साथ ही सबसे अधिक जो बर्फ है वो अंटार्कटिका में पाई जाती है। अंटार्कटिका आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप किस वर्ष जो है ये अस्तित्व में आया था। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जो है साथी ये 1966 में अस्तित्व में आया था। दैट मीन इसका निर्माण 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे जो साथी चौथे स्थान का सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी कमेंट में जरूर बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है। कह रखा है कि इस पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ब्लू माउंटेन के नाम से क्या नीलगिरी पर्वत को जाना जाता है, या फिर माउंट एवरेस्ट को, या फिर हिमालय को, या फिर फौजी पर्वत को जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे ब्लू माउंटेन नीलगिरी पर्वत को कहते हैं, यानी इसी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में नीलगिरी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। भारत का पहला हवाई अड्डा क्या मद्रास में स्थित है, या फिर दिल्ली में, या फिर बॉम्बे में, या फिर कलकत्ता में यह स्थित है। आप सभी जानते होंगे भारत का जो पहला हवाई अड्डा था वो मुंबई शहर में था। ऑप्शन नंबर सी में बॉम्बे यानी मुंबई दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था। आप सभी को बताना है साथ ही भारतीय वन सेवा जो अखिल भारतीय सेवा की तीसरी मतलब तीसरे पायदान पे है, इसको कौन से वर्ष जो है ये स्थापित की गई थी। क्या 1986 में, या फिर 1956 में, या फिर 1966, या फिर 1976 में। तो आप सभी साथी को पता होना चाहिए भारतीय वन सेवा जो तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में जानी जाती है, इसको कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था। तो 1966 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1966 सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखे हैं भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो है साथी ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कह रहे क्या उत्तर प्रदेश आर्ट कॉन्स्टिट्यूबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। अगर बात करें उत्तर प्रदेश आर्ट कॉन्स्टिट्यूबलरी एक्ट के साथ ही ये कौन से वर्ष पारित किया गया था, तो ये 1948 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में 1948 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है। कह रखे बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है। क्या बोको हराम साथी कांगो का आतंकवादी संगठन है, या फिर दक्षिण अफ्रीका का, या फिर नाइजीरिया का, या फिर सोमालिया का। आप सभी जानते होंगे बोको हराम जो है ये नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखे भारतीय सेना में कुल मिलाकर कितनी कमान में विभक्त है। दैट मीन साथ ही भारतीय सेना को कुल मिलाकर कितने कमानों में बांटा गया है। क्या 4 कमानों में, या फिर साथ ही 5, या फिर 6, या फिर 7। आप सभी जानते होंगे भारतीय सेना को कुल मिलाकर साथ ही 7 कमान में विभक्त किया गया है। 7 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आज का ये आखिरी प्रश्न है। आप सभी से कह रखे हैं चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था। अगर बात करें चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था, तो साथ ही 1949 में और 1950 दोनों में किया था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए दोनों सही हैं, तो आप सभी इसका ध्यान रखेंगे। मिलते हैं साथ ही अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।